गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप के बारे में चर्चा की थी। उससे स्पष्ट था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वो पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी थी और कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका सामना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप को करना पड़ रहा था। आज के इस वीडियो में मैं उन समस्याओं के बारे में और उन प्रयासों के बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगी जो उस समय के यूरोप की आवश्यकता थे। चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप की धरती पर लड़ा गया था, इसलिए जो मूलतः समस्या थी उस समय की वो थी किस प्रकार से उन सभी क्षेत्रों में जो युद्ध के कारक थे या युद्ध के परिणामों से विध्वंस की ओर आ गए थे, उनमें शांति निर्माण किस प्रकार से स्थापित किया जाए। क्योंकि शांति निर्माण के लिए सिर्फ आपस में संधियाँ, बातचीत, वार्ताएं या समझौते करने ही आवश्यक नहीं थे। अभी तो बहुत सी ऐसे प्रक्रियागत जो चुनौतियाँ थी वो भी उस समय की इस शांति प्रक्रियाओं के सामने आ रही थी। लगभग युद्ध समाप्त होने के 1.5 साल बाद तक भी शांति संधियों का प्रारूप तय नहीं हो पा रहा था और यही कारण है कि 10 फरवरी 1947 तक केवल इटली, रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ ही शांति संधियाँ हो पाई और जबकि ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि जुलाई 1955 में क्रियान्वित की जा सकी। क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था और दोनों के आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण, दोनों गुटों के आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जो भी परिषद बनाई जाती थी विदेश मंत्रियों की, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया जाना संभव नहीं हो पाता था और यहाँ पर महाशक्तियों को प्राप्त वीटो की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने लग गई थी। दूसरी समस्या थी जो युद्ध का सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं इनिशिएशन की जिम्मेदारी जिसको दी जाती थी, उत्तरदायी माना जाता था जिसके लिए जर्मनी को, और जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के पश्चात भी चूँकि वो शीत युद्ध का भी केंद्र बन गया, क्योंकि ये माना गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों में ही जर्मनी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, बहुत निर्णायक रही थी, बहुत पहल करने वाली रही थी। तो पोट्सडम समझौता जो जुलाई अगस्त 1945 के में किया गया, उसके अनुसार जर्मनी को 4 मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस से अपना शासन स्थापित कर लिया। यहाँ पर जो क्षेत्र स्थापित किए गए उसके जो प्रधान सेनाध्यक्ष थे उसको उन क्षेत्रों में समस्त अधिकार दे दिए गए। जर्मनी की पुरानी राजधानी बर्लिन के चारों ओर एक तरीके का तंत्र स्थापित कर दिया गया, एक प्रकार का शासन स्थापित कर दिया गया और एक मित्र राष्ट्रीय नियंत्रण परिषद का गठन कर दिया गया। वस्तुतः जर्मनी के इस विभाजन का यही उद्देश्य था, इसके प्रशासनिक विभाजन का यही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से जर्मनी वापस अपनी सशक्त और आक्रामक अवस्था में पुनः ना आ पाए। यद्यपि जर्मनी द्वारा किए गए इसके प्रश्न पर पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच भी अनेक मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे और इन मतभेदों के कारण भी जर्मनी के साथ भी कोई संधि करना उस समय संभव नहीं था और मित्र राष्ट्रों ने भी अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रारंभ इस क्षेत्रों में कर दिया था। फलतः ये समस्या काफ़ी बढ़ती चली गई। यद्यपि 1947 के आरंभ में भी आर्थिक दृष्टि से जर्मनी को संयुक्त बनाते हुए एक बाइजोनिया या द्विक्षेत्र का निर्माण किया गया और बाद में 31 मई 1948 को पश्चिम के तीनों क्षेत्रों के लिए भी ट्राइजोनिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ने एक केंद्रीय सरकार बनाना स्वीकार किया। कहने का आशय ये कि 21 सितंबर 1949 तक, मतलब लगभग 4 वर्ष बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी पश्चिमी जर्मनी एक संघीय गणराज्य की स्थापना हुई और पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक गणराज्य की स्थापना की। इस प्रकार 2 जर्मनी अस्तित्व में आ गए और यही जर्मनी शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गुटीय राजनीति का, विचारधारात्मक राजनीति का, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का भी पुनः केंद्र बन गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि करने में भी काफ़ी चुनौतियां आईं, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में भी सोवियत संघ नहीं चाहता था कि पुनः नाजीवाद की प्रवृत्तियां उभर कर आए
और जबकि अमेरिका इसके द्वारा प्रस्तुत की गई शांति संधियों को अपने अनुकूल नहीं मानता था। फलतः अंत में 1955 में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित शांति संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने यह स्वीकार किया कि वह जर्मनी के साथ राजनीतिक या आर्थिक संघ का निर्माण नहीं करेगा, अर्थात किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में एक जिसे कहते हैं कोएलिशन होने की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संधियों का प्रारूप तय किया जाने लगा। उसी समय बर्लिन संकट भी उभर कर आया। 1945 का जो पोट्सडम समझौता था, टीटी थी, उसके अनुसार बर्लिन नगर सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका के नियंत्रण में बांट दिया गया था और पश्चिम बर्लिन पश्चिम देशों के नियंत्रण में था और पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा संशोधन का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने लागू करने से इनकार कर दिया। फलतः पश्चिमी राष्ट्र ने विवश होकर डी-मार्क चालू कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। चूँकि नाकेबंदी कर दी, उसने बर्लिन से पश्चिमी राष्ट्रों के संपर्क को, समुद्र को और भूमि मार्गों को अलग कर दिया, जिसके बदले में पश्चिमी राष्ट्रों ने लाखों टन सामान हवाई जहाज़ों के द्वारा बर्लिन भेजना शुरू कर दिया। फलतः पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा परिषद में शिकायत की और बर्लिन के घेरे को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। 14 मई 1949 को बर्लिन समस्या पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मतलब एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो विवादास्पद थे और आपसी गुटिया प्रतिस्पर्धा के कारण उनका कोई भी एक निश्चित स्वरूप निर्धारित होना कठिन प्रतीत हो रहा था। इसी समय यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार के, उसके इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के, उसको दोबारा से रिवाइवल के मोड पे लाने के लिए प्रयास शुरू किए जाने लगे और इसके जो प्रारंभिक प्रयास किए गए उसमें दोनों ही गुटों के द्वारा किए गए, जिसमें हम आगे चलकर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना बहुत प्रमुख मानी जाती है, जो यद्यपि थी वैचारिक आधार पर, लेकिन उसका जो मंतव्य था और उसकी जो योजनाएं थी वो दोनों ही क्षेत्रों के मूलतः यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। इन दोनों ही योजनाओं के अतिरिक्त और जो अन्य योजनाएं थी, बेनिलिक्स 1945, EEC यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन 1948, आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन 1961, यूरोपियन अदायगी संघ 1950, यूरोप की परिषद काउंसिल ऑफ यूरोप 1949, यूरोपियन कोयला तथा इस्पात संघ 1952, यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय 1958, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 1960, EEC यूरोपियन कॉमन मार्केट EC 1958। मूलतः ये जितने भी संगठन बनाए गए, जितने भी अस्तित्व में आए, इनका मूल उद्देश्य यही था किसी भी प्रकार को यूरोपीय बाजार को विकसित किया जाए और वहाँ पर ऐसी शर्तों और ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे यूरोप की वित्तीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण हो सके। अगला जो एक महत्वपूर्ण पक्ष था यूरोप के संदर्भ में, चूँकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही पक्षों की प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोप में एक तनाव का माहौल बना रहता था। फलतः यहाँ पर उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देशों को छोड़कर, कि इस प्रकार से सैनिक संध्या की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जो इस क्षेत्र में भी उन संधियों में एक जिसको कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की भूमिका का निर्वाह करती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से डंकर्क संधि 1947, ब्रुसेल्स संधि 1954 से, इसे पश्चिमी यूरोपीय संघ भी कहते हैं, और नाटो और यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय 1950 जैसे संगठन बने। और इसी समय जहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र में ये चल रहा था, उसी समय पूर्वी यूरोप के भी सैनिक एवं आर्थिक एकीकरण का प्रयास किया गया और इस प्रयास के अंतर्गत सोवियत विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा की प्रमुखता के साथ भूमिका रही और सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों पर भी अपना नियंत्रण को और अधिक कठोर बना दिया, उसको एकीकृत कर दिया। और इन देशों में मूलतः पूर्व जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया सम्मिलित थे। इन देशों को सामान्यतः सोवियत संघ के सैटेलाइट कंट्रीज के नाम से पुकारा जाता था और इन देशों में जो साम्यवादी सरकारों की स्थापना की गई, उसमें सोवियत संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट किया और नाटो के विरुद्ध ही उसने अपने सैनिक संगठनों को और बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया। फलतः 1955 में वार्सा पैक्ट के तहत 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 1955
इसी कमीशन भी इसी संदर्भ में जो पारस्परिक आर्थिक सहायता